अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? एक दो लोग बनाओ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हाँ, सही है। तो आज हम लोग सेशन करें नेक्स्ट पे। सो उसका इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग क्या है, वो दानिश सिद्दीकी, ही इज इन एक्स पोलियो 3। सो उसने पोलियो 3 में वी हैड अ कपल ऑफ टाइम टुगेदर। तो एंड he was a full stack developer and worked on various things even at Folio 3। तो सही है दानिश, अब मेरे ख्याल से तुम शुरू कर लो इंट्रोडक्शन से एंड ओवर टू यू। So, okay. Thank you, Saad. Assalamu alaikum, everyone. So, those of you who don't know me, I am Mohammad Danish, currently working as a senior content engineer in one of the travel groups in Middle East, and we are using Next.js for most of our projects. I'm here on a request from Saad Zaman to conduct an introductory session on Next.js. So for the rest of the session, I'll just put my camera to close and will share my screen. Once you can see my screen, just let me know. Saad, I'll rejoin क्योंकि preferences में इसको बोल रहा है कि permission देनी है. But if you can see my screen, just let me know. स्क्रीन नजर आ गई। So let's start. I've introduced myself. So before going into Next.js, let's first think about why we are using Next.js and what were the problems we were facing in the plain React. जब हम React पे काम करते हैं नॉर्मल create React app जैसे tools इस्तेमाल करके, तो our application is mainly a JS bundle file, जिसका मतलब कहाँ ये पूछा होता है. इसने? Any question? जिसका मतलब होता है कि ब्राउजर पे जब तक आपका पूरा JS बंडल डाउनलोड नहीं हो रहा, तब तक आपकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं. उसकी वजह से ये होता है कि हम SEO नहीं कर पाते, क्योंकि जब कोई भी सर्च इंजन क्रॉल करेगा, उधर उसको जावास्क्रिप्ट रेंडर नहीं मिलेगी और एक एम्प्टी पेज आएगा. एक ये वजह थी. दूसरी वजह ये होती है कि जब तक पूरा JS बंडल डाउनलोड नहीं होता, और एक ये टाइम आता है कि JS बंडल डाउनलोड हो रहा है, फिर उसके बाद रिएक्ट इनिशियलाइज होने के बाद मोस्टली हम कोई डाटा फेच करते हैं, उस वक्त तक हम कुछ रेंडर नहीं करा रहे होते. तो जो फर्स्ट रेंडर होता है और जो लेआउट स्टेबिलिटी होती है, ये भी SEO रैंकिंग्स में काउंट करती है, और इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो रही होती है. जैसे जैसे ऐप हमारी बड़ी होती जाती है, प्लेन रिएक्ट में हमारा जो बंडल साइज है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से और स्लो डाउनलोडिंग होती है JS की. इसको सही करने के लिए हमने कोड स्प्लिटिंग इंट्रोड्यूस कराई थी रिएक्ट ने, जिसके लिए हम डायनेमिक इंपोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं और फिर वेबपैक में कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो बिल्ड बनते हुए वेबपैक आपको चंक्स देता है. लेकिन ये सारी चीजें Next.js आपको आउट ऑफ द बॉक्स दे देता है. लेकिन फिर इशू ये आया कि जब आप चंकिंग करके एक राउट से दूसरे राउट पे जाते हो, तो उधर एक डिले आता है, क्योंकि जो अगला चंक है वो डाउनलोड होगा और फिर वहां पे राउट होगा. तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन हमें Next.js विद इन द फ्रेमवर्क दे देता है. क्या मतलब कि by default every page which will be served through Next.js will be server side rendered. ये कुछ टर्म्स हैं जो Next.js इस्तेमाल करता है, उसको हम आगे देखेंगे. तो which eventually helps in SEO, right? क्योंकि जैसे ही सर्च इंजन आपका उस URL को हिट करेगा, तो उसको एक एम्प्टी पेज नहीं मिलेगा, बल्कि मिनिमल HTML स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसको आप, जो आपके कंट्रोल में है कि आप उसको कितना देना चाहते हो. फिर इसके अलावा कोड स्प्लिटिंग के लिए वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. हमें सिर्फ बिल्ड बनानी होती है, और Next.js खुद ही ऑप्टिमाइज करता है कि कौन से मॉड्यूल्स हैं जो कि अक्रॉस ऑल द पेजेस शेयर्ड होंगे, कौन से पेजेस हैं जिनको हम स्टैटिकली सर्व कर सकते हैं, कौन से पेजेस हैं जो कि हर रिक्वेस्ट पे जनरेट होंगे,
और कौन से चंक्स हैं जिनको इंडिविजुअली हमें लोड करना है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है जो Next.js हमें देता है, विच इज़ रन टाइम इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि लेट मी शो यू दिस मैजिक विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट ये दिखाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है किसी भी नेक्स्ट की चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। ये एक Next.js का राउट है, दिस इज रनिंग ऑन माई लोकल होस्ट, और मैंने उसमें एक राउट बनाया है इमेज का। राउटिंग कैसे होती है वी विल लुक इनटू इट फर्दर, बट जस्ट टू लेट यू नो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है और ये कैसे चलती है, वील सी दिस। अब जब मैं इसको लोड करूंगा पहली बार, सो यू विल सी दैट के ये जो इमेज है इसका साइज मेरे पास आया है 156.34 KB। Once I move it on mobile and move this to and refresh it on mobile, you will see that case का size आया मेरे पास 31.37 KB, which is done by Next.js automatically. इसके लिए मुझे सिर्फ इतना कोड लिखना पड़ा। Image एक Next.js का component है which you can see I've imported here, और इसको मैंने सिर्फ एक image path दिया है जो कि सर्व होता है हमारी पब्लिक डायरेक्टरी से। What is this structure? ये route कैसे बना, या what are these files? We will talk about this, but just to show you कि हमें image optimization के लिए different size of screen के लिए हमें कौन सी images serve करनी है, this is built into Next.js and this is done on the runtime, on the production build as well. इसी तरीके से not only this but ये एक हमारी production grade app है जो कि इस वक्त live है। इसमें अगर हम इसको अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, एक तो थी कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो रही है इन टर्म्स ऑफ साइज, दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें भी हमें खुद ही हैंडल नहीं करनी पड़ती। ये जो आप देख रहे हैं इमेज डायनामिकली लोड हो रही हैं सारी, दिस इज आल्सो हैंडल्ड बाय Next.js बाय डिफॉल्ट। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि नो कॉन्फिग के साथ आप Next.js को कैसे लेके चल सकते हैं। नाउ एक्चुअली डाइविंग इनटू Next.js के व्हाई ओवर रिएक्ट, why over plain React? This is a comparison, the image you are seeing कि जब हम किसी भी plain React ऐप को रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो जो इनिशियल लोड होता है हमारे पास वो एक एम्प्टी पेज होता है until and unless JS loads, और उसके बाद पूरी ऐप हमें नजर आती है। Compare this to Next.js. Next.js दो टर्म्स इस्तेमाल करता है, एक प्री रेंडरिंग और एक हाइड्रेटिंग। प्री रेंडर is the minimal HTML which you will get from the server whenever you are requesting a page from the server. वो जरूरी नहीं है interactive। Once the JS loads and your components become interactive, that is what is called hydration, and that's when your page becomes interactive. तो ये दो चीजें, pre-render is different than server-side rendering. Server-side rendering क्या है वो हम आगे देखेंगे। Pre-render is the minimal HTML you will get when you request a page from server. और हाइड्रेशन वो चीज है कि जब आपकी JS इनिशियलाइज हो जाएगी और आपके कंपोनेंट्स एक्टिव हो जाएंगे। So these two terms are heavily used in the Next.js documentation. तो अगर ये क्लियर है तो फिर आपके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी। Now first thing first कि Next.js की राउटिंग देख लेते हैं। First talk about like कि routing is different in terms के plain React में हम normally React router use करते हैं which is declarative routing whatever based on the JavaScript. In Next.js the routing is based on your folder structure, which means it is a file system based routing. इन routes की basis पे ही आपकी जो build time पे chunking होती है वो सब depend करती है कि how you have divided your routes. By default every chunk which I'll show in the demo, by default every chunk is fetched from the server, और जो pre-fetching थी वो Next.js के अंदर built in है, but it is only for the production grade. In the end हम ये देख लेंगे कि एक build बना के production grade और उसको serve करेंगे तो हम देखेंगे pre-fetching उसमें कैसे चल रही है। तो just to show you के how things are working, अच्छा Next.js की ऐप create next app करके बन जाती है जैसे आप create react app बनाते हैं। जो folder structure आपको मिलता है वो बहुत simple एक किसी भी
वेब एप्लीकेशन का जो होता है वही होता है। स्टाइल्स हैं, पब्लिक है, इसके अंदर नॉर्मली जो लोग काम करते हैं वो एक सोर्स की डायरेक्टरी बनाते हैं और उसके अंदर अपने सारे कंपोनेंट्स और मॉडल्स वगैरह रखते हैं। इधर एक फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज पेजेस, यहाँ से आपकी राउटिंग डिफाइन होती है और इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर आप रखेंगे दैट इज व्हाट विल बी डिफाइंड एज योर राउट्स। फॉर एग्जांपल पेजेस मेरा रूट राउट सर्व करेगा, तो रूट राउट के अंदर मेरी एक इंडेक्स की फाइल है जिसके अंदर हमने ये रखा हुआ है। तो इधर मैंने हेडिंग दी है क्रिएट नेक्स्ट स्टेप 1 और इधर जाके अगर हम राउट को हिट करेंगे, so you will see the title is create next step 1 और जो हेडिंग हमने दी हुई थी next.js which is this। तो this is simple file based routing के this is my root route, इसके अंदर जो भी होगा that is my, अगर वो फाइल है तो as it is फाइल का नाम route बन जाएगा। but what if we want variable names, for example के बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इसके आगे हमें कुछ वेरिएबल या यूज़र प्रोफाइल्स दिखानी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने दानिश लिखा तो दानिश की प्रोफाइल सर वो, या मैंने साद लिखा तो साद की प्रोफाइल सर वो। हाउ डू वी डू दिस? वी हैव टू नेम आवर फाइल्स इन अ पर्टिकुलर वे। व्हाट इज दैट वे? कि रूट राउट के अंदर मैंने पहले लेवल पे एक फाइल बनाई जिसका नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा। These square brackets tell the next step that this route is a variable route और इस पे कोई रिक्वेस्ट आए तो वो डायनेमिक रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, इधर हम आ जाते हैं। इस फाइल को मैंने खोला और जो अभी आप देख रहे हैं इधर मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ विच इज प्री फेचिंग। जब हमने इस राउट को हिट किया था तो हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई थी विच इज HTML डॉक्यूमेंट and what you are seeing is a response from server which is the minimal HTML structure। क्योंकि इसमें कोई चीज़ डायनामिक नहीं थी इसलिए सारी चीज़ें as it is आ गई। ये सिंपल स्टैटिक HTML थी। अब when I go to this route, इसमें जैसे मैंने दिखाया कि ये जो मैं क्वेरी पैरम दे रहा हूँ या राउट पैरम दे रहा हूँ दिस इज डायनामिक। मैं जो नाम डालता हूँ अभी भी HTML डॉक्यूमेंट ही सर्व हुआ है बट विदाउट द डायनामिक पार्ट because the minimal HTML structure is this. This is called pre-rendering. Difference between pre-render and server-side rendering is कि server-side में जो dynamic part है वो भी server से ही render होकर आएगा। तो वो कैसे होगा we will see. But just to clear what pre-rendering is, this is pre-rendering. कि minimal HTML structure you will get from the server. अब how to access these route params into our application? Once you create the file, इसके अंदर आप एक कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते हैं दिस कंपोनेंट विल सर्व एज योर पेज। तो जो भी कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज बेसिकली द HTML here, HTML और React component whatever you say। head is a special component from React जिसके थ्रू आप मेटा इन्फॉर्मेशन हेड में अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम वो एक जगह HTML जो नॉर्मली होता है कि हम एक जगह index.html में जाके हेड और टाइटल सेट करते हैं। दिस इज अ गुड वे और a handy way to do in Next.js। तो जो भी आपके मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स या SEO के लिए चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आप आराम से अपडेट कर सकते हो। तो राउट पैरम्स के लिए नेक्स्ट गिव्स अस अ हुक व्हिच इज यूज राउटर और इसके बाद सारी चीजें आसान हो जाती है। यूज राउटर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि राउटर ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर आपके पास क्वेरी का ऑब्जेक्ट और उसके अंदर व्हाटएवर द नेम यू राइट हियर, इसको मैंने आईडी दिया हुआ है व्हाटएवर यू कॉल इट, नेम और व्यू और एनीथिंग एल्स दैट विल बी रिटर्न टू यू। इसके अंदर क्योंकि मेरे पास जो भी मैं राउट में डालता हूँ और इसको मैं इधर वेलकम के साथ रेंडर करा देता हूँ। हेंस व्हाट यू सी इज दानिश और साथ जो भी होगा वो क्वेरी में जाएगा। क्वेरी के अंदर आईडी का पैरम दिया हुआ है हमने तो इसलिए वो आ जाएगा। बट नाउ व्हाट हैपेंस कि मुझे नेस्टेड राउट्स चाहिए। नेस्टेड राउट्स बहुत सिंपल, आप एक फोल्डर बनाएं उसके अंदर एक आईडी का फोल्डर बनाएं एक आईडी की फाइल बनाएं एंड इट विल वर्क द सेम वे। ये सेम कंपोनेंट है, इसमें भी मैंने आईडी का पैरम दिया हुआ है और वेलकम के साथ ही इसको रेंडर कराया हुआ है। तो इफ आई गो टू यूजर स्लैश
तो इस तरीके से नेस्टेड राउटिंग भी हो जाएगी। इसमें एक इशू ये आता है कि वंस मतलब फिर ये होता है कि आपको अगर आपको लेआउट्स रखने हैं अपनी ऐप में और शेयर्ड लेआउट्स रखने हैं तो आपको लेआउट का एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा कंपेयर टू रिएक्ट राउटर के जहाँ पे आप अपना राउट माउंट करते हैं वहीं पे वो कंपोनेंट माउंट हो जाता है और स्टाइल्स और लेआउट मेंटेन रहता है। तो वो चीज़ फिलहाल इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा पेज रेंडर होके वो चेंज होता है। अब एक इशू ये आता है कि व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल राउट्स या मल्टीपल नेस्टेड पैरम्स के यूजर स्लैश फहद स्लैश पेमेंट डिटेल्स या यूजर स्लैश फहद स्लैश व्हाटएवर, तो हम कितने ज़्यादा फोल्डर बनाएंगे और कब तक इस तरीके से हायरार्की चलाते रहेंगे। फोल्डर आप जितने चाहें बना लें, लेकिन रिएक्ट ने नेक्स्ट ने एक आसान सा हल दिया हुआ है, इसको ये कहता है स्लग। तो मल्टीपल राउट्स के लिए इफ यू नो दैट ऑन अ पर्टिकुलर राउट you will be getting multiple parameters, for example यूजर भी डायनेमिक हो, फहद भी डायनेमिक हो, तो फॉर एग्जांपल ये व्यू डिफाइन कर रहा हो और ये उस यूजर के लिए व्यू डिफाइन कर रहा हो, मतलब उस यूजर पे उस व्यू पे इस यूजर की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो दिस कैन बी इजीली डन बाय मल्टीपल राउट 10 लाख। तो अगर हम किसी भी फाइल से पहले 3 डॉट्स लगा दें, दिस मीन्स के नेक्स्ट विल एक्सेप्ट मल्टीपल राउटिंग फ्रॉम दिस। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको बोलता हूँ दानिश स्लैश क्योंकि ये यूजर के अंदर था तो ऑफ कोर्स वो पहले यूजर के अंदर जाएगा, उसके बाद वो मल्टीपल में जाएगा। अब ये सारी चीजें कहाँ से आई, जो ये जो डायनेश और पेमेंट इसको राउट पेरेंट्स में से मिले। वंस वी गो इनटू दिस फाइल, सेम थिंग router.query.multiple, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल नाम रखा है इसलिए इसको एज एन एरे मिलेगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पे दानिश पड़ा हुआ होगा, दूसरे इंडेक्स पे पेमेंट पड़ा हुआ होगा, एंड दिस इज इजी टू हैंडल। मतलब फिर आप अगर आप ऐसे राउटिंग भी डिफाइन करते हो तो आपको पता होता है कि पहले पे whatever the place is, you know what that variable defines. नॉर्मली फ्रेमवर्क्स में हमें वो एज अ की मिल जाती है, बट इन Next.js दिस इज हाउ इट वर्क्स कि इंडेक्स की बेसिस पे आपको करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे रेंडर में इसको सिर्फ एरे के ऊपर सिर्फ जॉइन चलाया, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस। अब जो मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज चंक्स, दानिश इससे पहले ये क्वेरी ले लो चैट से, एक मिनट। स्टैटिक फिर डायनेमिक फिर स्टैटिक फिर डायनेमिक। आई थिंक अशाम तुम्हारा सवाल सही है, उससे हो सकता है, लेकिन दानिश देख लेते हैं। Create a folder with name, I think multiple company name, then यार queries तो नहीं, इस पे comments हैं। What if both customer and contact treated as different folder? हम nested folder hierarchy बना सकते हैं, उसमें कोई issue नहीं है। मतलब कि बजाय इसके कि मैं इधर user slash दानिश, तो यहाँ पे दानिश का folder भी हो सकता है और उसके अंदर multiple routes या कोई और से routes हो सकते हैं, जो भी folder structure आप इधर define करोगे वो चलेगा। But when you know कि फर्स्ट लेवल के बाद ही हमारे पास या फर्स्ट लेवल पे ही, मतलब ये मल्टीपल की फाइल में उठा के रूट पे भी डाल सकता हूँ और रूट से ही फिर जितने भी राउट्स हैं वो सारे डायनेमिक होंगे। बस फर्क ये होगा कि स्लैश की जो स्प्लिटिंग है वो उसी हिसाब से मिलेगी इंडेक्स के हिसाब से। राउटिंग मतलब नेस्टेड फोल्डर हायरार्की पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, प्लस नंबर ऑफ पैरेंट्स भी कोई लिमिटेशन। आई होप इफ दिस वाज अ क्वेश्चन। हाँ, और कासिम अशरफ, आई थिंक अगर आपको अलग अलग फोल्डर में रखना है ना तो वो काम पेजेस में नहीं होगा, वो फिर हम लोग कंपोनेंट का फोल्डर बना लेंगे। पेजेस जो है वो आपकी राउटिंग के हिसाब से ही सेट होगा, उस पेज के अंदर से आपको क्या कॉल करना है वो फिर आप मैनेजर लेयर या कंट्रोलर से या कंपोनेंट में वो आप सेट कर लेंगे उसको। हाँ जैसे हम एग्जैक्टली लोग हाँ, जैसे नॉर्मल रिएक्ट में कंटेनर्स का फोल्डर होता है ना या स्क्रीन्स का होता है, तो वो भी हम लोग किसी रिजिडिटी के साथ सेट करते हैं ना, तो पेजेस को आप उस तरह कंसिडर करें।
सही, लेट्स प्रोसीड। के हमने चंक की बात करी थी, तो इधर अगर हम देखें, दिस आईडी इज बेसिकली अ चंक, क्योंकि ये हमारी मिनिमल एचटीएमएल थी प्री रेंडर्ड। अब जब जावास्क्रिप्ट इनिशियलाइज होगी तो वो डाउनलोड हुई थी पहले, और वो ये जावास्क्रिप्ट थी जब वो इनिशियलाइज हुई, हाइड्रेशन हुई, तो फिर ये दानिश यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ। अगर बॉटम राइट मेरे नजर आ रहा है तो दिस इज अ लिंक विच इज गोइंग टू यूजर स्लैश दानिश। अभी मैं स्लैश दानिश पे हूँ और ये जाएगा यूजर स्लैश दानिश। तो वंस आई गो देयर, राउट चेंज हो गया, बट दिस JS was downloaded from the server। ये राउटिंग क्लाइंट साइड थी, बट कोड स्प्लिटिंग की वजह से जो JS है वो रन टाइम पे डाउनलोड हुई थी। दिस, अच्छा ये तो हो गई चंकिंग। अब आता है मसला प्री फैचिंग का। तो when we will see the production build in the end, you will see that this will not be downloaded on the navigation। लेकिन जब हम इस राउट पे जाएंगे पहले से ही दानिश पे, तो वो देखेगा कि यार लिंक एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इस पे जो जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होनी है वो एसिंक्रोनसली बैकग्राउंड में खुद ही डाउनलोड हो जाएगी। ये कैसे पता लगता है इसको प्रीफेच करना है? तो जैसे ही हम इधर आते हैं तो यहाँ पे एक लिंक का टैग है। लिंक का टैग इज a Next.js component which allows you to have client side routing। जब भी आप लिंक को, जो भी आपका URL दोगे, तो प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर ये जो भी रिलेटेड JS है उसको प्रीफेच कर लेगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू फॉर प्रीफेचिंग। और अगर प्रीफेचिंग नहीं करवानी, सर्वर साइड ही रेंडर करवाना है या पूरा पेज रिफ्रेश करवाना है, तो लिंक हटा के, अच्छा दिस इज नेसेसरी दैट यू रैप एंकर टैग इनटू द लिंक टैग, वरना और इसके अंदर एक होता है पास href, तो वो ये करेगा कि href कंपाइल टाइम के वक्त इसको भी दे देगा। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द SEO एंड थिंग्स लाइक दैट। तो once the hydration takes place, Next.js sees that there is a link tag, और जब वो link tag exist करता है तो prefetching हो जाएगी। This we will see once we create a production build। This was basically the routing for Next.js। इसके बाद हम आते हैं कुछ चीजों पे, which is static and server side rendering। ये जब हमने प्रीफेचिंग की बात करी तो प्रीफेचिंग की बात करी तो उसमें दो किस्म की प्रीफेचिंग होती है। प्रीफेचिंग का मतलब ये है कि मिनिमल एचटीएमएल स्ट्रक्चर यू विल गेट फ्रॉम द सर्वर, बट यू विल गेट द मिनिमल एचटीएमएल स्ट्रक्चर इन एनी केस। अब वो स्टैटिक साइड जनरेशन हो या फिर सर्वर साइड जनरेशन हो, दोनों में क्या फर्क है? दोनों का फ्लो जो है वो सेम होता है कि पेज रिक्वेस्ट होता है Next.js के सर्वर पे, और इनिशियल डाटा जो भी चाहिए होता है वो आप सर्वर पे ही गेट करते हो, और उस डाटा की बेसिस पे आपकी HTML जनरेट होती है और फिर वो सर्व होती है। The difference between static and server side rendering is कि HTML in the static part is generated during the build time। मतलब जब आप बिल्ड बनाओगे वो देखेगा ये पेज स्टैटिक है, वो उसी वक्त HTML जनरेट करेगा और उसको एज अ स्टैटिक HTML डॉक्यूमेंट सेव कर देगा। कंपेयर टू सर्वर साइड, वो हर रिक्वेस्ट पे HTML जनरेट करेगा। हाउ दिस हैपेंस वी विल सी। के फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक सर्वर का फोल्डर है, मतलब सर्वर स्लैश, मैं जिस भी आईडी पे जाऊंगा उसको सर्वर साइड रेंडर्ड होना चाहिए। अभी जो हमने देखा कि दानिश आता है और ये प्री रेंडर होता है विदाउट दानिश के, लेकिन अगर मैं इसको सर्वर स्लैश दानिश से दी दूं तो दिस इज द डायनेमिक पार्ट, क्योंकि हमने सर्वर में गए थे उसके अंदर आईडी थी। दिस इज द डायनेमिक पार्ट, दिस शुड बी सर्वर साइड रेंडर्ड। तो प्री रेंडर और सर्वर साइड रेंडरिंग में अब फर्क पता लग गया होगा कि डायनेमिक पार्ट इन दी सर्वर साइड रेंडरिंग is rendered on the server and then served।
इसको भी अचीव करने के लिए Next.js ने बहुत ही आसान एक तरीका दिया हुआ है। वो आपके पेज में से, दीज आर पेजेस, आपके पेज में से एक फंक्शन एक्सपोर्ट होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। और इसके थ्रू अगर किसी भी पेज में, मतलब पेजेस के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, अगर इनमें किसी में भी गेट सर्वर साइड प्रॉप्स है तो दिस पेज विल ऑलवेज बी रेंडर्ड ऑन सर्वर। इससे पता लग जाता है Next.js को कि यार ये पेज है जो कि हमेशा सर्वर साइड रेंडर्ड होगा। अब इसमें होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिसमें क्वेरी का भी ऑप्शन होता है। क्वेरी इज व्हाट यू आर सेंडिंग इन द राउट। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्हिच यू कैन सी इन द डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या देता है। काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। तो क्वेरी के अंदर क्योंकि मैंने आईडी दिया था तो query.id में मुझे मिला और मैंने रिटर्न करा दिया प्रॉप्स के अंदर नेम। इसके अंदर और भी चीजें आप करवा सकते हैं रिटर्न, which I don't think we should go into. फिलहाल ये देखने के लिए कि why server side rendering is working, it's simple. आपने आपकी जो भी initial props हैं आपने यहाँ से उसको रिटर्न करवा दिया and when the component will get rendered, इसको यहाँ पे अपनी props में मिलेगा और इधर आके वो render हो जाएगा. This is how simply the render server side rendering works. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ राउट पर हो। अब क्योंकि मेरे पास आईडी है तो मैं आईडी की बेसिस पे कोई भी फैच एक्सियोज कुछ भी इस्तेमाल करके कहीं से भी डाटा ला सकता हूँ और उसको मैं यहाँ पे प्रॉप्स में डाल के जितने भी जो भी मुझे रेंडर करवाना है सर्वर से वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। कंपेयर टू स्टैटिक, स्टैटिक में सीन ये है कि द डिफरेंस यू विल नोटिस इज नॉट हियर कि ये तो सेम चीज है। मतलब दिस इज नॉट द डायनेमिक पार्ट। अब स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है उन जगहों पे जहाँ पे आपको पता होता है बिल्ड टाइम पे एक दफ़ा डाटा आ गया और अब इस पेज को मुझे बार बार जनरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो Next.js ये अलाउ करता है आपको बिल्ड बनाने के बाद ये एज ए HTML डॉक्यूमेंट सेपरेटली आपको मिल जाएगा। उसको CDN से सर्व करो या कहीं से भी सर्व करो, दैट्स अप टू यू। बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी गेट सर्वर साइड प्रॉप्स की जगह यू वुड यूज गेट स्टैटिक प्रॉप्स। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे फेच एक्सियोज या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन आप यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस से भी बात कर सकते हैं क्योंकि दिस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। प्रॉप्स में आप उसको नाम देंगे या जो भी आपका डाटा है वो देंगे और उसको पता लग जाएगा क्योंकि स्टैटिक है। बिल्ड टाइम के वक्त वो डाटा जनरेट होगा। बेस्ड ऑन द डाटा आपका HTML कंपोनेंट रेंडर होगा एंड दैट होल पेज ऑफ HTML विल बी सेव्ड विद इन योर डायरेक्टरी। इसको अब हम बिल्ड बना के देखते हैं। Next build is Next.js framework's own command. ये आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट देता है कि आपके चंक्स कैसे डिवाइड हुए और how things are working behind the scenes. This is what Next.js looked into कि सर्वर डायरेक्टरी पेजेस की डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, कौन सी चीज़ें स्टैटिकली ऑप्टिमाइज्ड हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें सर्वर साइड रेंडर होंगी। इधर इसने की दी हुई है जिनके पास लैम्डा है वो सर्वर साइड जनरेटेड होंगे। तो हमने देखा था ये दिस इज सर्वर साइड रेंडरिंग। फिर हमने स्टैटिक देखा, स्टैटिक और SSG इज स्टैटिक साइड जनरेशन और दिस इज सिंपल स्टैटिक जो कि प्री रेंडरिंग है और SSG इज स्टैटिक साइड रेंडरिंग जो कि HTML प्लस JSON पूरा रेंडर्ड पेज आपके पास सेव हो जाता है। इसका क्या मतलब है पूरा रेंडर्ड पेज? जो हमने बिल्ड बनाई है वो इधर है। हम पेजेस में जाएंगे और इधर एक static.html के नाम से पेज रखा हुआ होगा क्योंकि ये हमारा राउट था। इसको अगर मैं डायरेक्टली भी खोलूं तो you see the HTML structure is always there. In fact, JS is also there. The problem is the CSS. तो स्टाइलिंग क्योंकि by default CSS loaders by default enabled है, but server side पे CSS इंजेक्ट करने के लिए कुछ और तरीके होते हैं जो नॉर्मली अगर हम फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करें जैसे मटेरियल UI या
स्टाइल कंपोनेंट्स वगैरह, तो उन्होंने एक स्निपेट दिया हुआ होता है कि आप पूरी ऐप को एक कंपोनेंट में रैप करके उसमें स्टाइल्स इंजेक्ट कर देते हो। तो दैट्स नॉट आई एम गोइंग टू डेमो, बट इट्स 3 लाइन कोड के, बल्कि दिखा देता हूँ। इट इज दिस 3 लाइन कोड। ये मटेरियल यूआई इस्तेमाल करता है, तो उसका एक सर्वर फंक्शन होता है जो कि एक सर्वर साइड पे स्टाइल शीट रेंडर करता है और उसको इंजेक्ट कर देता है इन द एप्लीकेशन। तो जब वो सर्व होती है तो विद दी स्टाइल सर्व हो जाती है। तो दिस इज व्हाट स्टैटिक साइट जनरेशन इज। For the major part, the Next.js routing or server-side generation, static site generation is pretty much this. अब इशू आता है क्योंकि हम नॉर्मली अच्छा, अभी अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो इफ दे कैन आस्क, क्योंकि फिर हम रिडक्स पे शिफ्ट करेंगे, वो 2 मिनट या 3-4 मिनट लेगा खाली। स्टैटिक के नॉर्मल यूज केसेस क्या होते हैं? एफएक्यूज होंगे आई थिंक। FAQs हैं मार्केटिंग में। अगर होता है कि फॉर एग्जांपल कोई करियर्स का पेज है, उसमें एक बार आप ब्लॉग को फेच करके वहां पे दिखा देते हो, अपनी मर्जी से स्टाइल कर देते हो, इस तरीके की चीजें होती हैं। वो जो हम डैशबोर्ड्स या कोई प्रॉपर एप्स बनाते हैं उनमें तो नहीं होता, नॉर्मली मार्केटिंग वाली चीजों में होता है। अच्छा, स्टैटिक को डिफाइन करने के लिए गेट प्रॉप्स का फंक्शन के अलावा स्टैटिक और सर्वर में डिफरेंस क्या हुआ? मतलब डिफाइन करते हुए कैसे बताएंगे कि कौन सा स्टैटिक है और कौन सा सर्वर वाला है? डिफाइन करते हुए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। ये स्टैटिक.js तो तुमने सिर्फ ऐसे ही नाम रखा है ना, ये कोई सिमेंटिक तो नहीं है? नहीं, ये मैंने नाम रखा है खाली, हाँ। जस्ट टू डेमो। मतलब ये जो फंक्शन एक्सपोर्ट होगा, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स या फिर गेट स्टैटिक प्रॉप्स, ये डिफाइन करता है कि पेज अच्छा, सही स्टैटिक है। सही, स्टैटिक प्रॉप्स नाम है फंक्शन का, सही सही। और उसका गेट सर्वर प्रॉप्स है। हाँ, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ये पुराने वर्जन्स में अलग था, इन्होंने नाम कन्वेंशन चेंज करी है, तो जो न्यूएस्ट वर्जन है उसमें ये कन्वेंशन है। अच्छा, एक तुमने ये बात ये बोली थी कि आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। हल्की आ रही है लेकिन। अच्छा, तो एक बार ये बोली थी कि तुम एक्सियोस भी यूज कर सकते हैं हम स्टैटिक प्रॉप्स में, तो फिर वो स्टैटिक कैसे रहा? हेलो? हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब फॉर एग्जांपल कभी कभी ये होता है कि स्टैटिक इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको पता है कि आपका एक डाटा है फॉर एग्जांपल जो कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स है, जो कि आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉग साइट से फेच करके बस एक ही बार फेच करना है और वो बार बार फेच ना हो। दिस यूजुअली हैपेंस ऑन मार्केटिंग साइट्स के कंपनी कल्चर या उस तरीके के जो ब्लॉग्स होते हैं वो एक दफा लिख दिए गए और उनको पेजेस पे एक बार फेच करके दिखाना होता है। तो here you can do that RSS request या फिर JSON request, जो भी request, once the data is here, you don't need to regenerate the HTML every time somebody visits the career page. तो स्टैटिक इन टर्म्स ऑफ बिल्ड टाइम हो कि बिल्ड टाइम पे वो दिखेगा, अच्छा इसको सिर्फ एक दफा ये ब्लॉग्स फेच करना है यहाँ से। यानी यानी फीड्स के लिए, सिंगल फीड के लिए, जैसे वन टाइम फीड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। सही है। तो इन चीजों से आप ऑलमोस्ट पूरी रिएक्ट नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं। दिस इज द जस्ट ऑफ नेक्स्ट। अब इशू आता है कि रिएक्ट जेएस में हम लोग रिडक्स यूज करते हैं या मोबेक्स यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो और जो रिडक्स स्टोर होता है वो इन मेमोरी स्टोर होता है नॉर्मली। तो हाउ डू यू मैनेज के सर्वर पे जो स्टोर है वो क्लाइंट पे भी आके हाइड्रेट हो जाए और फिर सारी चीजें वैसे ही चलने लगे जैसे एक नॉर्मल रिएक्ट ऐप में चलती हैं। तो इसका जो अल्टरनेटिव निकाला था लोगों ने वो ये था कि सर्वर साइड पे जो भी स्टोर होता है, वंस द पेज इज सर्व्ड, उसको सीरियलाइज करते थे, स्क्रिप्ट के टैग में डालते थे, और जब हाइड्रेट होती थी नेक्स्ट की ऐप तो पूरा डाटा उठा के उससे स्टोर इनिशियलाइज करते थे। लेकिन इतनी सारी चीजें आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स नेक्स्ट ये नहीं देता, बट देयर इज
a very good npm module which is Redux wrapper for Next.js. ये करता ये है कि एक रैपर दे देता है Next.js के ही स्टोर पे और जो सर्वर साइड रेंडरिंग के फंक्शन हैं हमारे उस पे विद दैट आपका पूरा का पूरा फ्लो सेम रहता है. होता कुछ भी नहीं है. इधर इसने क्रिएट स्टोर को रैप कर दिया है अपने क्रिएट रैपर में. वंस द स्टोर इज इनिशियलाइज्ड आपको सिर्फ ये रैपर जो ये एक्सपोर्ट होगा, दिस विल बी योर Redux स्टोर नाउ. इसको यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल सर्वर साइड प्रॉप्स पे इसने एक रैपर दिया गेट स्टैटिक प्रॉप्स. गेट सर्वर साइड प्रॉप्स का भी रैपर है और इधर आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा जिसमें से हमने क्वेरी वगैरह उठाई थी. तो पूरा फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे Axios की रिक्वेस्ट की और जो रिस्पॉन्स आया आपने store.dispatch कॉल किया विद व्हाटएवर द पेलोड, वो आपके Redux स्टोर में चले जाएगा. वंस योर पेज कम्स ऑनटू योर क्लाइंट, उधर आपके Redux स्टोर में एक फंक्शन होगा, एक केस होगा हाइड्रेट का. हाइड्रेट इज देन एक्सपोर्टेड फ्रॉम नेक्स्ट Redux रैपर और यहाँ पे आपको स्टेट रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी विच इज डिपेंडेंट ऑन योर लॉजिक कि आपको जो सर्वर से डाटा मिला है वो पूरा का पूरा रिप्लेस कराना है या कोई फ्लैग भेजा है आपने कि ये चीज़ें रिप्लेस करनी है, ये नहीं करनी. और इसके बाद अगर आप यूज रिड्यूसर या यूज सेलेक्टर व्हाटएवर you would use, you would get the data. This was basics of Redux. I think this is pretty much it from my side. I'm open to any questions if you have. अस्सलाम वालेकुम दानिश. वालेकुम सलाम. यार एक सवाल ये था कि कोई Next.js की कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, मतलब कोई ऐसे एप्लीकेशन या सिनेरियोज हैं जिसमें हम प्लेन रिएक्ट यूज़ करें, नेक्स्ट उसमें यूज़ नहीं हो सकती, या हर किस्म की ऐप जो है वो नेक्स्ट से बन सकती है जो भी हम रिएक्ट में करते हैं? हर किस्म की नेक्स्ट से बन सकती है बट इफ़ यू डोंट रिक्वायर SEO और सर्वर साइड जनरेशन तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट पे नहीं जाना चाहिए. फिर फॉर एग्जांपल हमें एडमिन पे या डैशबोर्ड्स पे ज़रूरत नहीं होती कि हम सर्वर से रेंडर्ड HTML लाएं क्योंकि वो नॉर्मली हमारा SEO उन चीज़ों पे नहीं चलता. बट कुछ साइट्स होती हैं जो कि मार्केटिंग पर्पस के लिए एज वेल एज दी फंक्शनैलिटी यूज़ होती हैं सिंगल ऐप. तो उसमें आपको मार्केटिंग वाली साइट के लिए चाहिए होता है कि उस पर SEO, बाकी चीज़ों पे नहीं चाहिए होता कि उस पर SEO. तो या फिर कुछ पार्ट्स पे चाहिए होता है कि SEO. तो उन केसेस में डेफिनेटली Next.js इज द वे टू गो, या फिर whatever the framework you choose for server side generation. हम लोग अभी एक ऐप पे काम कर रहे हैं जिसमें which is purely back office application. हमने उसको Next.js पे बनाया but there is no, we haven't found any issue उसको complete करने में. लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि हमें उसमें SSR वगैरह नहीं चाहिए. सही. लेकिन अगर परफॉर्मेंस भी आपका वो है ना बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो Next.js उसमें भी हेल्प कर देता है. तो SEO के साथ साथ परफॉर्मेंस भी एक चीज़ मैटर करती है क्योंकि अगर नॉर्मल React की ऐप है तो वो उसका फिर लोड टाइम ज़्यादा होता है, फर्स्ट टाइम टू बाइट ज़्यादा होता है. लाइक अगर हम लोग ने नेक्स्ट फोलियो 3 में ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे करा था मल्टी टेनेंसी के, तो उसमें क्योंकि ई-कॉमर्स में एक तो हम लोग के पास SEO का इशू भी था कि हर प्रोडक्ट का अपना लिंक होना चाहिए और उस लिंक पे एटलीस्ट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए. तो Next.js उसके लिए आइडियल यूज़ केस था और फिर साथ साथ हम लोग को परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चाहिए थी, तो उसके लिए भी हम लोग ने नेक्स्ट यूज़ करा था. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था कि जो प्री रेंडरिंग है वो तो अगर अगर उसमें सर जो डायनामिक कंटेंट है अगर वो बहुत ज़्यादा है और वो जनरेट करने में टाइम लगता है तो उसकी वजह से बड़ा अजीब सा इफेक्ट नहीं आ जाएगा कि जो स्टैटिक कंटेंट है वो पहले आ गया और फिर अचानक से डायनामिक आ रहा है. ये तो पहले हम इश्यूज काउंटर करते थे ना कि हम एक स्पिनर लगा देते कि एक साथ ही हम सब कुछ दिखाएंगे, तो इस तरह. अच्छा सवाल है. ये चीज़ें इसको बेसिकली कहते हैं कि हाउ मच स्टेबल इज योर फर्स्ट लेआउट, जो कि SEO में भी काम आता है. तो इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि जब मैंने आपको ये दिखाया था कि सर्वर पे इधर जो प्रॉप्स हैं, तो जो चीज़ें आपको इनिशियली लोडिंग में दिखानी है
you can set your initial props here कि वो चीज़ें लोडिंग में रहें, आपका पूरा का पूरा लेआउट सेम रहेगा। जहाँ तक CSS की बात है वो आप सर्वर साइड से इंजेक्ट करके भेज सकते हो, तो मैं दिखा देता हूँ। द साइट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और जो आप HTML डॉक्यूमेंट देखेंगे, दिस इज एक्चुअली विद CSS बीइंग सर्व्ड। तो लेआउट ये पूरा मेंटेन करता है अपना, सिर्फ इमेजेस नहीं होती क्योंकि वो लेजी लोड होती हैं, और मतलब इसमें ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। When you are injecting CSS on server, आपका पूरा का पूरा लेआउट स्टेबल होके आता है। अच्छा I think that will solve your issue. सही है। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का कंटेंट है कि एक टेबल में रोज ऐड होती जा रही हैं या फीड या एक लगातार फीड्स आ रही हैं, तो उसमें क्या मतलब बार बार सर्वर साइड से कंप्लीट रेंडर होके बार बार पेज आएगा, या वो नॉर्मल जो हम करते हैं कि कंपोनेंट सिर्फ उतना कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है जो आपका स्मॉलर कंपोनेंट है? उतना ही कंपोनेंट री-रेंडर हो जाता है। मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पे इसको हम जाएंगे यूजर, सॉरी, तो जो जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ सर्वर साइड रेंडर, तो ये सिर्फ कंपोनेंट चेंज हुआ है यहाँ पे, अच्छा बट दिस इज एक्चुअली अ पेज चेंज। अभी कंपोनेंट लग रहा है क्योंकि लोकल पे चल रहा है, मतलब क्लाइंट साइड राउटिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं शो हाइड भी करा रहा होता सेट स्टेट के थ्रू, तो ये रेंडर नहीं होता, वरना तो फिर हम PHP वाले ज़माने में चले जाते। वो सही एक्चुअली है। आपको सर्वर साइड रेंडर करना पड़ता है। जो मैं बोल रहा था कि एंकर टैग को अगर एक्सप्लिसिटली आप लिंक के बगैर यूज़ करेंगे तो वो सर्वर साइड फुल पेज रिफ्रेश होगा, वरना नॉर्मल वंस योर हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, द होल Next.js ऐप वर्क्स लाइक अ नॉर्मल रिएक्ट ऐप। ओके लाइक अगर मैं Next.js के सारे पेजेस से गेट प्रॉप्स हटा दूँ ना, तो वो रिएक्ट की ऐप बन जाएगी। रिएक्ट ऐप बन जाती है एग्जैक्टली। तो उसमें कोई ऐसा कंसर्न, मतलब हम लोग जब पहली दफ़ा नेक्स्ट यूज़ कर रहे थे Folio 3 में, तो हम लोग का यही कंसर्न था कि अगर कुछ नहीं चला तो क्या करेंगे। तो हम लोगों को कोई इशू नहीं आया था। मतलब Next.js इज हाइब्रिड ना, वो PHP के भी जो प्रोज हैं वो भी हैं उसमें, और सर्वर साइड के भी हैं, तो इट्स अ मिक्स ऑफ सही। बोथ। अच्छा रिएक्ट, शाजिद, हाँ मेरा बोलो बोलो वैस। हाँ एक और क्वेश्चन ये था कि रिएक्ट राउटर में तो आप राउट्स वगैरह जो हैं वो उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी लगा देते हैं, तो इसमें फिर कैसे होगा? इसमें तो हम पेजेस में राउट डिफाइन कर रहे हैं। यार ये उसी फंक्शन में तुम कर सकते हो। वंस यू गेट के आईडी है तुम्हारी, तुम्हें कुकीज भी मिल जाती हैं। जो हमारा सर्वर गेट सर्वर साइड प्रॉप्स है उसमें जो कॉन्टेक्स्ट आता है उसमें तुम्हें कुकी का एक्सेस होता है उस साइट की। अगर तुम उसमें तुम्हारा ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह रखा हुआ है, दैट यू कैन वेरीफाई फेचिंग दैट यूजिंग Axios और व्हाटएवर। मतलब क्या मुझे फिर हर व्यू के अंदर सेपरेटली वेरीफाई करना पड़ेगा हर पेज के अंदर? अगर तुम्हारा तो अच्छा सर्वर साइड ये जो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स है दिस विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। तो अगर तुम रिएक्ट क्लाइंट साइड नेविगेशन कर रहे हो और उसमें तुम्हारा कहीं व्हाट डू वी कॉल इट, कोई ऑथेंटिकेशन गार्ड वगैरह बना हुआ है, वो तो खुद ही फायर होगा। मुझे ऑथेंटिकेशन किस लेवल पे कर रहे हो मुझे ये नहीं पता। कभी कभी हम कुछ कंपोनेंट्स हटाते हैं, कभी कुछ पेजेस हटाते हैं। मतलब जैसे रिएक्ट में फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट ऑथेंटिकेशन की हुई है और उसमें आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट की कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ की हुई है और वो आपने रिएक्ट राउटर के रिएक्ट राउटर को रैप कर दिया, तो आपके पेजेस होम पेज के अलावा सारे पेजेस एक्सेसिबल ही तब होंगे जब आप वेरीफाइड हैं। तो उस मतलब इस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। यार अगर इंडिविजुअल पेजेस हैं तो हाँ इंडिविजुअल पेजेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्लाइंट पे तो ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसे तुम अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर रहे हो। वंस योर ऐप इज हाइड्रेटेड दैट विल वर्क लाइक द सेम वे। लेकिन अगर सर्वर साइड पे ऑथेंटिकेशन करनी है तो फिर हर पेज पे करना पड़ेगा। सही ठीक है, थैंक यू सो मच। उसमें ओएस उसमें भी जो है ना, हम लोग A2C से रैप भी कर सकते हैं उसको। जैसे अगर जिस पेज में तुमने विद सेशन लगा दिया ना, तो वो फिर ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। जैसे हम लोग रिएक्ट में भी करते हैं ना, कुछ व्यूज अनऑथेंटिकेटेड होते हैं तो वो H2C में रैप नहीं करते। तो वही केस हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। तो वो गेट सर्वर
प्रॉप्स जब तुम डिफाइन कर रहे होगे तो उसमें एक HOC लगा दोगे विद सेशन या विद ऑथेंटिकेशन, तो वो फिर ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। एक पैटर्न ठीक है ये प्रॉप के लिए। गुड यूजेबिलिटी, दिस इज द वे, लेकिन वो कॉल हमेशा ही होगा पेज पे। ठीक है, ठीक, थैंक यू। मेरा भी सवाल कुछ इस तरह मिलता जुलता ही है। अगर हम जो है क्या कहते हैं कोई ब्राउजर डेटा यूज करना चाहते हैं जो हमने जो है वो ब्राउजर में सेव किया हुआ है, और तो जो है वो स्टैटिक जो है वो उसको रीड कर लेगा, मतलब क्योंकि पेज तो हम पहले ही रेंडर करा चुके हैं, तो उसके लिए जैसे हम होता ही है कि कोई जैसे 2 बाय डेटा बाइंडिंग जो होती है वो हम कर सकते हैं इस तरीके से। ब्राउजर में सेव करा लेते हैं। आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। लोकल स्टोरेज में? लोकल स्टोरेज में लोकल स्टोरेज तो ऑफ कोर्स वो रीड नहीं करेगा। नहीं, स्टैटिक स्टैटिक का स्टैटिक दोनों रीड जो नहीं करेगा, ये करेगा ये। नहीं कुकी, अच्छा मैं दिखा देता हूँ कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि Next.js आपको बेसिकली कुकी तो इसलिए वो एक्सेस करेगा क्योंकि कुकी तो सर्वर पे भी जाती है ना, तो कुकी का एक्सेस होगा, लेकिन जो लोकल स्टोरेज है वो एक्सेस नहीं होगा सर्वर से। तो बेसिकली लोकल स्टोरेज का जो यूज केस होता है हम लोग के पास, वो कैशिंग का होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ कैशिंग करानी है तो वो फिर आप उसके लिए रेडिस भी यूज़ कर सकते हैं या सर्वर पे कोई फाइल में कैश रख सकते हैं। तो ये लोकल स्टोरेज का ना ये अल्टरनेट होगा, वो सर्वर पे आप कोई और चीज़ यूज़ कर लें कैशिंग के लिए। एग्जैक्टली मतलब कुछ जो कॉन्टेक्स्ट हमें मिलता है इस चीज के अंदर, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग देख लेंगे सम थिंग्स आर अवेलेबल, और तो ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली लोकल स्टोरेज आपको सर्वर पे नहीं मिल सकती। सही है। किसी का कोई और क्वेश्चन है या कोई और कंसर्न Next.js को अडॉप्ट करते हुए? अच्छा, Next.js आई थिंक अब काफ़ी स्टेबल हो गया है, अराउंड 6 इयर्स या 7 इयर्स से चल रहा है ये। वर्जन कौन सा चल रहा है दानिश अभी लेटेस्ट? 12 लॉन्च हुआ है, 12 पॉइंट समथिंग। 12 लॉन्च हुआ है, तो मैंने तो 4 यूज़ करा था लास्ट आई थिंक। ठीक है। अच्छा, और किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट कंसर्न कुछ भी? ठीक है, सही है, सही, थैंक यू सो फिर एंड मच गाइस। कर दें। ठीक है, थैंक यू दानिश, थैंक यू वेरी मच। तो बाय। इसको तुम कराची आते हो तो हम लोग तुम्हारे लिए फोलियो 3 का गुडी बैग प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, चलो ठीक, ओके सर। ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू।